हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड में क्लास 12 का हिंदी का एग्जाम 7 मार्च को है। पहले 7 फरवरी को था, लेकिन अब भैया समय सारणी में थोड़ा बदलाव हुआ, इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि बीच बीच में हिंदी का लेक्चर आपको देते रहें। और हिंदी के सीरीज में बच्चों, हिंदी की श्रृंखला में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चों। आज सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। इस पीडीएफ में लगभग बच्चों 80 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। और देखते हैं कितने क्वेश्चन आज कर लेते हैं। हाँ भाई, यदि मान लीजिए ऐसे ही आप लोगों को और लेक्चर चाहिए तो इस वीडियो पे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैक्सिमम लाइक आना चाहिए। आपका एक लाइक हिंदी के प्रॉपर कंटेंट के लिए मोटिवेट करेगा हमें। और प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको पता है कि कितना मेहनत करके कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और आज भी इसके लिए हमने बहुत सारा मेहनत किया है, तब आज ये लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहा है। तो एक एक प्रश्न आप लोगों को लिखते चलना है, बढ़िया आप लोग तैयार करते चलना है। बाकी नोट्स जो लिए हैं तो उनके पास तो है ही। हालांकि ये सारी चीजें हम नोट्स के बीच से ही निकाल कर पढ़ा रहे हैं, तो ये मत कहना कि सर हमारे नोट्स में क्वेश्चन नहीं है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। अब उन्हीं का क्वेश्चन संग्रह करके अपन ये नोट्स तैयार किए हैं, मतलब इस पढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के प्रश्न को। और आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इसके प्रीवियस में भी हमने कई सारे लेक्चर दिए हैं, तो आप लोग जरूर देखना। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों को देखना है, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। जैसे चिड़िया जब बच्चों के लिए दाना लेने चल जाती है, भोजन की व्यवस्था करने के लिए चल जाती हैं, तब बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे माँ बाप आ रहे होंगे, उम्मीद से कि हमारे माँ बाप आएंगे, हमें प्यार देंगे, भोजन देंगे, दाना देंगे, पानी देंगे। तो नीड़ों से झांक रहे होते हैं, किसके लिए? भोजन के लिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों के लिए, है ना, अपने माँ बाप की प्यार और दुलार के लिए बच्चे जो है नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखिए बच्चों, जब आप लोगों के घर में देखो छोटा बच्चा हो और उसके माँ बाप मार्केट चल जाए, बाजार चल जाए, तो बच्चा दिन भर अपने माँ बाप को याद करता है कि माँ बाप आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, और कुछ खाने की व्यवस्था जरूर करके आएंगे। ऐसे ही चिड़िया जब चली जाती है तो उनके बच्चे बढ़िया उम्मीदों के साथ झांक रहे होते हैं। बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना पानी लेकर शीघ्र आएंगे उनके पास, और उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। मतलब प्यार के लिए भी उम्मीदों से, है ना, नीड़ों से झांक रहे हैं, और दाना पानी के लिए तो झांकते ही हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? देखो अथवा सहित है, क्योंकि यदि क्वेश्चन आते तो अथवा सहित आते, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए, तो आप लोगों को तैयार करना है। भाषा को सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है बच्चों? देखिए, जैसे हम किसी कविता को लिख रहे हैं, है ना, एक कविता का लेखन कर रहे हैं, किसी काव्य संग्रह को लिख रहे हैं, कोई भी कहानी लिख रहे हैं, कुछ भी चीज हम लिख रहे हैं, तो उसको लिखते समय हमें क्या चीज रखना चाहिए भैया कि भाषा इतना सरल और सहज हो जिससे कि हर व्यक्ति उसको समझ सके। देखो ना, भाषा का सहूलियत बरतने का मतलब क्या है कि जब भी हम लेखन शैली में, यदि हम कवि है तो लेखन या कविता लिखते हैं, पाठ संग्रह कुछ भी लिखते हैं, तो लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा सहज और सरल हो, ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। बच्चों, भाषा को सहूलियत बरतने का अभिप्राय है कि भाषा का सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना चाहिए। सरल, सहज, सादगी के साथ प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपयुक्त भावों के लिए शब्दावली का प्रयोग करते हुए बनावटी शब्दों के प्रयोग, आडंबर से बचना चाहिए। अपनी बात सरल, सहज और भावानुकूल भाषाओं में, शैली में कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हम अपनी कविता का लेखन करते हैं, कविता लिखते हैं, तो कवि को ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल, सहज, आडंबर युक्त नहीं होना चाहिए। मतलब सरल सहज होना चाहिए, आडंबर युक्त नहीं होना चाहिए। बनावटी बातों को ना लिखे, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, एकदम सहज, सरल और एकदम सरल वाक्यों का प्रयोग करके लोगों तक उसे पहुंचाना चाहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा डीप में मत जाना, जितना मैं करा रहा हूं उतना लिख लेना बहुत है। ठीक है, चलिए ऊषा कविता में कवि भोर के नभ की तुलना किससे की है? कितना बढ़िया है। जैसे हम राख से लीप देते हैं तो एक चौकोर हो जाता है, एकदम सुनहरा सा, है ना। और बच्चों, नीले शंख जैसा, जैसा आप लोग देखोगे कि नीले शंख जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि शंख का रंग कैसा है, तो शंख लोग सफेद जानते हैं, लेकिन यहां पर आपकी हिंदी में नीला रंग है, तो ऑब्जेक्टिव में नीला रंग लगाना। नहीं तो बोले शंख सर हमने देखा सफेद, तो भैया नीले शंख जैसा भोर की नभ की तुलना की गई है। ठीक है, राख के लिपे हुए गीले चौके से, थोड़ा बहुत यदि मिसप्रिंट है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, गीले चौके से केसर की घुली हुई
काली सिल से, लाल खड़िया मली हुई स्लेट से, नील जल में हिलती हुई गौर के देश से। इससे तुलना की गई किससे बच्चों? भोर की नभ से। भोर का नभ का मतलब सूर्योदय होने के जस्ट पहले आकाश सुंदर नीलापन, धुंधलापन, इतना मनोरम आकर्षक दृश्य दिखाई देता है कि उनकी तुलना तरह तरह के पदार्थों से की गई है। जैसे आपका नीले रंग का भैया शंख है, उससे राख से लिपे हुए चौकियों से, जैसे आप अब तो आजकल राख से नहीं लिपते, लेकिन गांव देहात में जहां आज भी कच्चे मकान हैं वहां आप जाओगे तो गोबर से लिपते हैं और गोबर के साथ साथ राख का प्रयोग करते हैं। वैसे तो तिल का जो पौधा होता है, तिल के पौधे की जो राख होती है उससे सबसे ज्यादा लिपाई पुताई करते हैं गांव में देहात में। जहां आज भी बहुत पिछड़े लोग हैं, मतलब जहां है ना गरीबी ज्यादा है, वहां छोटे कच्चे मकान है ना, जहां बारिश ज्यादा हो रही है ना, बहुत ज्यादा उनके पास आय का स्रोत नहीं है, वो लोग अभी भी प्रयोग करते हैं और एकदम सुखमय जीवन जीते हैं। ऐसे भोर की नभ की तुलना कवि ने की है। लाल खड़िया मली हुई स्लेट से, स्लेट से आप लोग जानते होंगे है ना, नीले जल से हिलती हुई गौर की देह, मतलब नीले जल में जब से हिलती हुई एकदम सुनहरा दृश्य होता है, वैसे सुबह नभ का जो आकार है या दृश्य है दिखाई देता है। छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज का मतलब क्या है? देखो बच्चों, अंधड़ का मतलब है कोई ऐसा शब्द या भाव उत्पन्न हो जाए जिसका कोई ठोस कारण ना हो। लेकिन जब बीज की बात करते हैं तो बीज के कारण एक ऐसा मन में भाव आ जाए जिसका ठोस कारण हो। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो बीज बोते हो तो अपना पौधा निश्चित है, उगना है। लेकिन यदि आपने खेत में बीज नहीं बोया तो क्या सोच लिया कि अगले साल हमने बीज बोया था, कुछ बीज बचे होंगे, वो जम करके नया पौधा तैयार होगा, तो ये आपकी अंधड़ हो गई। लेकिन आपने बीज बो दिया है, पक्का कपास उगेगा यहाँ पे, पक्का यहाँ पर खेती हो जाएगी क्योंकि हमने बीज बोया है, तो आपका बीज हो गया। समझ में आया? अंधड़ का मतलब कोई ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो जाना जिसका कोई ठोस कारण ना हो, लेकिन जिसका ठोस कारण होता है तो वो बीज का रोपण हो जाता है। जैसे देखिएगा, रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेश, कोई अज्ञात प्रेरणा जिसके कारण मन में कोई भाव जाग उठता है ना। मतलब भाई देखो क्या बोला, अज्ञात प्रेरणा, कोई ठोस कारण नहीं है, फिर भी मन में जो भाव जागृत हो गया बिना किसी कारण के, तो वो आपका अंधड़ है। लेकिन बीज का किसी निश्चित विषय वस्तु जिसका ठोस कारण है, उसके कारण मन में जब भाव उत्पन्न होता है बच्चों, तो अपना बीज कहलाता है। जब कोई विषय कवि हृदय को कुरेदता है और बिंब के रूप में तैयार होकर अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होने लगता है, तो उसे बीज रोपना कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? बीज रोपना का मतलब कोई विचार कवि के मन में बार बार आ रहा है और उस विचार को अब उसको लिखना ही है, तो ऐसे भाव को लिखने के लिए कभी अंदर से कुरेदा जाता है कि भैया तुम इसको लिखो, इसको लिखो, तब वो अपना एक बीज का नाम ले लेता है। बीज स्वरूप उसे हम बोलते हैं कि बीज का रोपना कहलाता है। ठीक है, तो अंधड़ का मतलब है कि कोई भाव या आवेग जो मन में उत्पन्न हो जाता है जिसका कोई मन में भाव ठोस कारण बिना ही भाव उत्पन्न हो गया है। लेकिन बच्चों, बीज का तात्पर्य कि निश्चित किसी कारण से मन में भाव जागृत होना। जब कोई विषय व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है, उस विषय को बार बार अंदर से कुरेदता है कि भैया तुम इसको लिखो, तुम ऐसा करो, तो फिर कभी उसके बारे में लिखता है, करता है, वो आपका बच्चों बीज रोपना कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तिन के आ जाने से देहाती कैसे हो जाती है? प्यारे बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है, बाकी 2 दूना 4, 2 प्रश्न तो अथवा से 4 क्वेश्चन हम निकल लिया। ठीक है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? क्योंकि आप सबको पता है कि भक्तिन देहाती महिला थी और भैया अपने जीवन यापन के खर्चा पालन करने के लिए महादेवी वर्मा के यहाँ जाके घर में कार्य करती थी। लेकिन वो महादेवी वर्मा की इतनी ख्याल रखती थी कि सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, आपको कौन से खाना खाने से नुकसान है, कौन से खाना नहीं खाना चाहिए, सुबह सुबह उठकर टहलना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, मधुमेह जैसे रोगों से बचने के लिए मीठे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कई प्रकार की चीजों को ख्याल में रख करके महादेवी की सेवा की, जिससे प्रभावित होकर के महादेवी जो है भक्तिन की तरह बन गई और गांव के रहन सहन, गांव के खान पान, गांव के बोलचाल में ही ढल गई। समझ रहे ना? क्वेश्चन आया करता है, इससे क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। भक्तिन से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना, भक्तिन से क्वेश्चन आना ही आना है। देखो, भक्तिन देहाती महिला थी, भक्तिन जो सेविका थी वो देहाती महिला थी, गांव की रहती थी, गांव की रहने वाली थी। शहर आकर उसके स्वयं के कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने कहा हम गांव से हैं, गांव में जैसे खाते पीते तो वैसे ही खाएंगे, जैसे रहन सहन था वैसे ही रहेगा, जैसे बोलचाल था बच्चों वैसे ही रहेगा। ठीक है, बल्कि दूसरों को भी अपने अनुसार ढालना चाहा, मतलब वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करती थी, बल्कि दूसरे को अपने अनुसार वो चाहती थी कि वो ढले। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। मीठा खाना क्यों बिल्कुल बंद कर दिया? क्योंकि भैया यदि आप मीठा खाओगे तो मधुमेह
इन शुगर जैसी बीमारी आपके अंदर हो जाएगा, मधुमेह नहीं कम होगा। तो मीठा खाना बिल्कुल कह दिया कम कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका को स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। भाई रोटी, जैसे आप लोग फैट की चीजें ज्यादा खाते हो तो शरीर में ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन जब मोटी रोटी का सेवन करते हो और बढ़िया उसमें फैट कम होता है ना, वहां पे मीठा आइटम कम हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा दाल से मिलती है, तो दाल गाढ़ी बना करके खिलाने लग गई। तो उसके अंदर जो मधुमेह, जैसे मान लीजिए आप सिंपल भोजन करते हो तो उतना अंदर फैट शरीर के अंदर नहीं हो तो मधुमेह उतना बीमारी नहीं होगी। लेकिन बच्चों यदि आप फैट वाली चीज ज्यादा खाते हो, मीठी चीज ज्यादा खाते हो तो अंदर परेशानी होती है। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सुबह मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे से बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे भरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी मिलने लगी। इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उन्हें महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दिया। इस प्रकार महादेवी वर्मा देहाती हो गई। ठीक है, समझ में आया कि भक्तिन जो है गांव की रहने वाली थी, बिल्कुल ग्रामीणी, और ग्रामीण की रहने वाली थी तो वो ग्रामीण के आधार पर चलती थी, ग्रामीण के खान पान, ग्रामीण के बोलचाल सब कुछ थी। अब जैसे ही महादेवी वर्मा की सेवा करने आई तो पहला काम तो उन्होंने किया, मीठा खिलाना बंद कर दी कि भैया मीठा मत खाओ, मीठा खाने से परेशानी होती है। तो मीठा खाने से मधुमेह जैसे बीमारी से परेशानी दूर हो गई। सुबह सुबह उठना तो भैया रोटी, मोटी रोटी और दाल के साथ लपेट कर खिलाना, को बाजार की चीजें कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करना, तरह तरह के देहाती चीजों को सेवन कराना, जिससे वो लेखिका जो है ना, जो महादेवी है, वो और ज्यादा देहाती खानों को पसंद करने लगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब आप जिस चीज को देरी पहले शुरू में खाते हो वो पसंद नहीं आता है। जैसे हम पहले, जैसे मान लीजिए मार्केट की चीजों को, जैसे मान लीजिए कहीं पे मोमोज दिख लिए, मुझे गीला गीला कैसा लगता है यार, मजा नहीं आता। 1-2 बार खाए, 3 बार खाए, जब अरे भैया पसंद आने पर फ्राई करके दे दो तो फ्राई करके खाने लगे, तो वो पसंद आ गया, धीरे धीरे करके पसंद आ जाता है। ऐसे ही महादेवी वर्मा रहने वाली तो शहरी थी, लेकिन भक्तिन के आ जाने से जो गांव की खान पान है वो लगातार उसको सेवन करने के कारण उसको आदत बन गया। और साथ में महादेवी की जो बोलचाल है वो भक्तिन के बोलचाल के आधार पर वो गांव की देहाती भाषा सीख गई। इस तरीके से पूर्ण रूपेण वो देहाती हो गई। ठीक है, चीजें क्लियर? प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे प्रश्न बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, भक्तिन, और यहां से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, आप लोगों से गुजारिश है। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। हाँ भाई, आप लोगों को लगता होगा कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए, है ना। नहीं तो बच्चे मैसेज करते रहते कि सर मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, सर आपको सीधा धमकी देते हैं, सर मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग यूट्यूब पे क्लास फ्री देते हैं और देते रहेंगे जितना, जब तक दम है कि हमारी खर्चा चल सकती है, हम बिल्कुल अंतिम दम तक देंगे। बस एक नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी आपको सब कुछ यूट्यूब पे क्लास फ्री रहता है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, देखो मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, क्लास लिया रहता हूं, तो कॉल रिसीव नहीं करता हूं। बहुत अर्जेंट कॉल होता है तभी कॉल अटेंड करता हूं बच्चों। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात? तो आप लोग भी ये थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया करिए मेरे साथ कि सर यदि रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजी होंगे। ठीक है, चलिए, तो जिनको भी नोट्स लेना है तो 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगला प्रश्न बच्चों, मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? पहला, शारीरिक वंश परंपरा, है ना, कैसा हमारे समाज में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाबा दादा ने, कैसे उनकी दिमाग चली आ रही है, कैसे उनकी क्षमता। जैसे देखो, यदि कद काठी में जो बड़ा है उसका बच्चा भी कद काठी में बड़ा ही होता है, कद काठी में जो छोटा है उसका बच्चा भी हल्का छोटा ही होता है। मम्मी यदि बड़ी मिल गई तो फिर वो बड़ा हो जाता है। किसी न किसी का आनुवांशिक प्रभाव रहता है। तो आनुवांशिक वंश परंपरा से हमारे शारीरिक क्षमता का विकास होता है। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकारी, समाज में कैसा हमारे बाबा दादा बाबाओं का जगह कैसा था उसके आधार पर हमारी क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए हमारा बाबा पावरफुल था, जब हमारा बाबा पावरफुल था तो इसका मतलब हमारे यहाँ 20-25 एकड़ जमीन रहे होंगी। भाई पावरफुल का मतलब, जैसे आप देख लो गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 50-50 एकड़ जमीन है, मतलब इतनी जमीन है कि उनकी 3 पुश्तें तक खाती रहेंगी। वो भी मतलब एक प्रकार से मजबूत आदमी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं करते फिर भी 10 लाख का खेती होता है। और 10 लाख का तो कम से कम कोई करके भी 3-4 लाख की खेती, 10 लाख का 10 लाख उसको हिस्सा मिल जाए जिसके 50 एकड़ है। 10 लोग 20 लोग लगा दिए, भैया खेती करते रहो, 1/3 हमको देते रहो। तिहैया बोलते हैं जिसको बोलते हैं, अंधिया में भी काम करते हैं लोग, लो खर्चा ले लो, तुम काम करो, आधा हमारा आधा तुम्हारा। तो ऐसे में भी लोग थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं। मनुष्यों के अपने प्रयत्न से
अच्छा, कुछ लोग जन्म से कुछ भी नहीं लाते, ना उनके माँ बाप के पास ज्यादा होते, ठेला चलाते हैं उनके माँ बाप, लेकिन बच्चा पढ़ता लिखता गया, एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। और जब बड़ा अधिकारी बन गया तो उसके पास वैसे भी सक्षम हो गया, मतलब उसके पास खान पान सब रहने के लिए हथियार जब खुद बना लिया, खुद 10 एकड़ बना लिया। अब देखो यूट्यूब पे ही देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आप बहुत उनकी बैकग्राउंड आप देखोगे तो बहुत गिरी हालत थी। अब जब गिरी हालत थी प्यारे बच्चों, और यूट्यूब पे अच्छा अपना मेहनत करने लगे, जब खुद का प्रयत्न करने लग गए, तो आज ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े करोड़पति भी फेल हो जाते हैं, समझ रहे। तो ये स्थिति होती है, 3 चीजों से कोई व्यक्ति जो है क्षमता अपने आप को डेवलप कर सकता है। पहला क्षमता तो होता है वंशानुगत, दूसरा क्षमता सामाजिक समरसता, समाज के आधार पर अपने घर की कैसी बैकग्राउंड थी, तीसरा खुद का प्रयत्न करके, जैसे किसी घर में नेता है तो बाप दादा नेता थे तो बच्चा भी नेतागिरी में चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जमीनी स्तर से जुड़कर खुद नेता बन जाते हैं और सक्षम हो जाते हैं। तो इस आधार पर 3 प्रकार से मनुष्य की क्षमता का विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ढोलक की आवाज का पूरे गांव में क्या असर पड़ता है। ढोलक, जैसे आप लोग ही देखो कि अपने आसपास कहीं भी एक थोड़ा सा बैंड बाजा बजने लग जाए तो पैर जो है थिरकने लग जाते हैं, कमर जो है हिलने लग जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ढोल नगाड़े से प्रयत्न होता है। और ये ढोल जो थाप है, एक प्रकार से ऐसी थाप है जो हर एक के जीवन में उमंगता ला देती है, हर एक के जीवन में। जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है ना, कोई रोग से प्रेरित है, सबके मन में ओज का गुण उत्पन्न हो जाता है। देखिएगा थोड़ा सा ढोलक, देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों। ये ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। महामारी से पीड़ित अधमरे लोग नसों में एक उत्तेजना सी फैल जाती थी, जैसे ही है ना ढोलक की आवाज बजती थी, थोड़ा सा अंदर से उमंगता आ जाती थी। बच्चे बूढ़े जवान सबके आंखों में सामने दंगल और दृश्य का उत्साह सामने लगता था। दंगल का ढोलक जानते होंगे, ताल बजता है, लोग थाप देकर के बढ़िया लड़ते हैं। दंगल का खेल देखना कभी आप लोग बच्चों, है ना। यद्यपि है बच्चों, यद्यपि भरने वाली जो मरने वाले रोगी, यह मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, किंतु उन्हें जीते और मौत का भय का सताना बंद कर देता, तो वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज उनके जीवन में कष्ट को कम करने में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर के जिनको मरने की है ना अंतिम इच्छा थी कि भैया अब हम मर जाएंगे, डर थी, लेकिन बच्चों अब वो ढोलक की आवाज सुन करके उससे भी थोड़ा सा भयभीत नहीं होते और उनसे डर समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? गई पेर बच्चों कि नहीं आई? आई और गई, कुछ तो आई कि ढोलक की आवाज से भाई जो महामारी है, महामारी जैसे रोग भी दूर हो जाता था। अंदर जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर में जो नसें हैं वो भी एकदम, जो खून से जाम थे वो एकदम चलने लग जाते हैं, अंदर से जोश और जुनून हो जाता है। ठीक है, दंगल के सामने उत्साह। देखो दंगल एक ऐसा खेल है जो एकदम थाप दे करके कुश्ती लड़ते हैं, और कुश्ती का ढोल बजते ही लोगों के मन में उमंगता आ जाती है। यहाँ पर ढोल का तात्पर्य वो ढोल नहीं है कि घर में बैंड बाजा बजा कर नाच लो, है ना। जबकि बैंड बाजा बजने से, बैंड बाजा आप जानते होंगे ना देसी, उसके बजने से लोग नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ तो भैया ढोल है और ढोल नगाड़ा बजेगा जहां पे दंगल किया, तो दंगल की जो हुंकार है वो मन में सबके ओज ला देता है, प्रेरणा ला देता है बच्चों। चलिए ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। अगला दो देखते हैं बच्चों, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों माना है? बच्चों कालजयी अवधूत का संज्ञा क्यों दिया जाता है? क्योंकि सीरीज एक ऐसा वृक्ष है जो भरी दोपहरी या कड़ी धूप में भी खिला रहता है ना। बसंत के सीजन में आता है और बारिश के पहले तक रहता है, यानी इस समय क्या होता है, सबसे गर्म मौसम होता है, और इस गर्म मौसम में सीरीज एकदम मुस्कुराते हुए, है ना, एकदम लहलहाते हुए खिलता हुआ नजर आता है, इसलिए इसे कालजयी अवधूत कहा जाता है। कि कालजयी का अर्थ है काल को जीतने वाला, काल को जीतने वाला, यानी सामने मृत्यु हो फिर भी उसके सामने हम डटे हैं। वृक्ष ऐसा है कि सामने कड़ी धूप है, कि हर एक पौधा मुरझा रहा है, सूख रहा, पत्ते गिर जा रहे हैं मुरझा करके, लेकिन सीरीज का फूल एकदम लहलहाता हुआ खड़ा हुआ है। लंबे समय तक जीवित रहने वाला, कालजयी अवधूत का, कालजयी का मतलब जो लंबे समय तक जीवित रहता है। अवधूत ऐसे फक्कड़ साधुओं को कहते हैं जो विपरीत कठिन परिस्थितियों में साधना करते हैं। मतलब जैसे अच्छा बर्फबारी चल रहा है और वहां पर के अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, वास्तव में सही है कि नहीं, कि एक महात्मा जी है, यहां से बर्फ ढका हुआ है, यहां से बर्फ है, यहां से बर्फ, केवल सिर है, और भगवान को जाप कर रहे हैं। तो ऐसे वो कहलाते हैं, क्या कहलाते थे? फक्कड़ साधु, है ना। महान तपस्या। अब एक वीडियो वायरल हुआ था इसके पहले कि एक कांटे पर बाबा जी सोए हुए हैं, कांटे पर बाबा जी सोए हुए हैं, अब पता नहीं कांटा चुभता है कि नहीं चुभता, और भगवान का नाम ले रहे हैं, पैसे ढेर सारे उनको मिल रहे हैं। तो वो हम उनके फक्कड़ साधु कहते हैं। 10-10 दिन बिना खाए पिए
निर्जला बढ़िया व्रत बैठे हुए बाबा जी महाराज जी, तो फिर ऐसों को फक्कड़ साधु कहते हैं। एक नर्मदा माँ के, नर्मदा मैया जिसे बोलते हैं नदी, उन्हीं का केवल जल का सेवन करते हैं एक महाराज जी, मुझे पता नहीं है। और वो भोजन, ऐसा लोग कहते हैं कि अन्न या भोजन का सेवन नहीं करते, केवल नर्मदा मैया का पानी पीते हो, नर्मदा जो नदी है उसी का पानी पीते हैं। और वो मतलब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, मतलब पेड़ पौधों को कोई काट देता है तो उसके प्रति वो बहुत है ना अपना दुख मतलब व्यक्त करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो फक्कड़ साधु हैं। और कालजयी है जिस जीत लेने वाला, मृत्यु भी सामने है उसे जीत लो, है ना, इनसे तुलना की गई। इसी प्रकार शिरीष का वृक्ष भी है कालजयी अवधूत, कहने का आशय है कि वह कभी भी बाहर उमस तीखी गर्मी परवाह किए बिना फूलों में लदा रहता है, मस्त बना रहता है। समझ में आया? कालजयी मतलब मृत्यु को जीतने वाले, लंबे समय तक जीवित रहे। फक्कड़ साधु जो कितने भी कठिन परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों पर भी अपना वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ऐसे ही कालजयी अवधूत को किससे, शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत से तुलना की गई है कि भाई एक ऐसे शिरीष का फूल, ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि लू चलता हो, गर्मी हो, ठंडी हो, शीत हो, लहर हो, है ना, गर्मी का लहर हो, लू हो, किसी भी परिस्थिति में शिरीष का फूल झुकता नहीं है, मुरझाता नहीं है, बल्कि खड़े रह करके एकदम सुनहरे, मतलब लहलहाते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे में मुस्कान लिए हुए, अपना जो पूरा का पूरा ओज गुण दिखाता हुआ भैया लहराता रहता है ना, खिला रहता है। तो शिरीष का फूल सीधा सीधा एक कालजयी अवधूत ही है बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर कि कालजयी अवधूत जो कि विषम परिस्थिति में फक्कड़ साधु जैसे बोलते हैं, अवधूत का मतलब यही है कि फक्कड़ साधु जो विषम परिस्थिति में सेवन करते हैं, मतलब विषम परिस्थिति में भी तपस्या करते हैं। और ऐसी ही हमारे पास क्या है, शिरीष का फूल, जो चाहे लू हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उमस हो, कैसा भी स्थिति हो, लेकिन वो बिना मुरझाए हुए क्या है, लहलहाते रहता है, मस्त बना रहता है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन में प्रति लेखक का क्या बदलाव आता है। देखो, जब प्यारे बच्चों कविता को हम नहीं लिखते, जब हमारा जीवन व्यस्त नहीं रहता, तो हमारा मन इधर उधर भटकता है। ठीक है, जैसे आपका मन खाली हो, बाजार चल जाए, लगता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, ऐसा भी कर लें, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हो, या कि ऐसे चीज ले आते हो जो परेशानी होता है ना। कहीं पे बैठे हो, जब आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो मन भी नहीं लगता, क्या करें यार, किसके पास जाएं, किससे बात करें, कहां करें, क्या करें, मजा नहीं आता। लेकिन जब किसी टारगेट को बना लेते हो कि आज हमें इतना काम करना है, तो आप उसी में लीन हो जाते हो, कहीं आपको कहीं व्यस्तता नहीं लगती, और भैया बढ़िया आप मदमस्त होकर के समय पता नहीं चलता और दिन बीत जाता है। आप खुद सोचो कि आज एक सुबह उठो, पढ़ाई करने बैठे, सुबह उठोगे, उद्देश्य बना लो कि हिंदी हमें इतना चीज पढ़ लेना है, तो आप उसके लिए भैया प्रयत्न करने लग जाओगे, लगातार प्रयत्न करोगे और पूरा दिन पढ़ोगे, क्योंकि आपने टारगेट बना लिया है कि शाम 8 बजे के पहले पहले हमने इतने चैप्टर खत्म करने हैं। तो जब इतना चैप्टर खत्म करना है तो भैया वहां पे तो रुकना है ही नहीं है, लगातार करना है। तो उसका उद्देश्य जब हो जाता है तो हम उसके प्रति लग जाते हैं। ऐसे ही कभी जब खाली मन था, जब वो किसी प्रकार से किसी चीज का लेखन नहीं करता था, तो उसको अकेले बैठना बुरा ही लगता था, समय भारी लगता था, है ना। लेकिन जब उसके मन में लेख लिखने का भाव आ गया, तो दिन भर उसी के विचार में डूबा रहता है, उसी के भाव में खोया रहता है, और जो भी लेख लिखना रहता है उसी के बारे में सोचता रहता है। इस तरीके से जब वो कविता का कोई लेखन नहीं करता था तो अकेलापन महसूस होता था, दुख और दर्द का महसूस होता था। लेकिन जैसे ही वो लेखन कार्य में लग गया तो कभी भी अकेलापन का महसूस नहीं होता, बल्कि उसे और भी समय की कमी हो जाती है। ऐसे आप अपने भाषा में लिख सकते हो। कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा विषय में लेखक स्वयं कहता है कि इस कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले यहां पर क्या है भैया, ठीक है, चराते थे, यहां पर कोर नहीं हो सकता, ये तो मिसप्रिंट है ना। पानी लगाते हुए दूसरों का काम करते हुए अकेलापन लगता था, मतलब कुछ भी भैंस वगैरह चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हम खेती भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको बहुत ऊब लगता था, मतलब ऊब जाते थे उस काम करते करते, हमको बहुत ज्यादा है ना अकेलापन महसूस होता था, है ना। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था, हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए तभी लगता था, ऐसा लगता था कि। लेकिन अब अकेलेपन में कोई ऊब नहीं होता है। मतलब कहने का तात्पर्य, जब हम कविता का लेखन नहीं करते थे तो हमारे अंदर भाव ही ऐसा था कि भाई किसी न किसी के साथ रहे, हंसी मजाक करते हैं, तब तो मजा है। नहीं, अकेला काम करते थे, गैस चराते, भैंस चराते हैं, खेत में काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको अकेलापन लगता था, है ना। लोगों के साथ होना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लेकिन अब
अब ऐसा नहीं लगता, कोई ऐसा हमारा अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होता, मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला रहूं उतना अच्छा है। उसके साथ कविता ऊंची आवाज है ना में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह से अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच नाचने लगता था। मैं अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य लेखक कहता है कि भाई मुझे अब खुद समय की इतनी कमी हो गई कि भाई लोगों का जरूरत ही नहीं पड़ा, मुझे एहसास ही नहीं होता किसी के साथ रहूं। अकेला महसूस होना मतलब अकेला रहना ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि अकेला रहने से कविता अच्छे से हम गा सकते हैं, थिरक थिरक के नाच सकते हैं, उसके भावनाओं से प्रेरित होकर के भाव में लिप्त हो सकते हैं। ऐसी कविता हम लिखते हैं कि जब भाई हमारे अंदर कोई भी भाव उत्पन्न होता है तो अकेलापन की जरूरत होती है। जैसे आप किसी भी चीज का लेखन कार्य कर रहे हो बच्चों, तो वहां पर यदि कोई साथ में आ जाए तो लगेगा यार कितना जल्दी ये चला जाए, हम अपने बारे में कुछ सोचे। तो इसी प्रकार से यहां पर कवि ने अपने बारे में बताया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। बाकी आप लोगों को नोट्स लेना है तो बता ही दिया मैंने कि भैया ऐसे नोट्स मात्र आप लोगों को तैयार करके दिया जाता है, 100 रुपए चार्ज है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ कैसे बदलने में सफल हो जाती है। देखो भाई, यशोधर बाबू की पत्नी बच्चों के समय के आधार पर वो बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि नई परंपराओं के आधार पर टलने की उसकी आदत है। क्योंकि बच्चे जो हैं आज भी देखो नई परंपरा के आधार पर चलते हैं, है ना, नई चीजों को देखना पसंद करते हैं। लेकिन उसके जो पिता हैं यशोधर बाबू जी हैं, उनके जो गुरु हैं किशन दा, उनके पुराने सीनियर जो हैं किशन दा, है ना, उनको आदर्श मानते थे। और किशन दा जिस तरीके से पुरानी रीति रिवाज के आधार पर चलते थे, तो यशोधर बाबू भी अपने पुराने रीति रिवाज के आधार पर चलते हैं, इसलिए वो बदलने में सफल नहीं होते प्यारे बच्चों। ओके, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि यशोधर बाबू पत्नी अपने पुत्र पुत्रियों की तरह से या तरफदारी करने से, है ना, वो क्या हो जाती है, मजबूरी के कारण ज्यादा मॉडल बन गई है। मतलब अपने बच्चों के भाव से मतलब जो भाई बहन है उनके पुत्र और पुत्रियां जिसे बोलते हैं ना, तो पुत्र पुत्रियों के एक प्रकार से प्रभाव से, उनके कारण से, उनके मजबूरियों से वो बदल गई है। और बदलने का तात्पर्य है कि नए मॉडर्न जमाने पर वो भी जीना पसंद करती है ना। लेकिन उनके पिताजी यशोधर बाबू जो है, यहाँ पे देखो ना चाबू लिखा हुआ है, गलत है, यशोधर बाबू, है ना, अपने पुराने सीनियर किशन दा को अपना गुरु मानते हैं, है ना, आदर्श मानते हैं, और उन्हीं के आधार पर, पुरानी विचार धारा के आधार पर वो चलना पसंद करते हैं। इस कारण से वो, है ना, बदलने में असफल रहते हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मुद्रित माध्यम मतलब जो हम लिख रहे हैं बच्चों, समाचार लेखन में लेख लिखते हैं, जैसे आप दैनिक समाचार देखते हो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, है ना, पत्रिका, ये सब समाचार लेखन है। और इनको लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वैसे तो सबको पता है भैया कि कोई भी चीज लिख रहे हैं हम, उसका भाषा एकदम सहज सरल हो, बर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, समय ज्यादा ना लगे, है ना, कम समय में आकर्षक एवं सुनहरा हो, पढ़ने में उसमें तारतम्यता बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़े दूसरा लाइन कुछ और हो। तो इन सब चीजों को आप लोगों को लिख देना है। लेखन में भाषा, यहां पे बच्चों भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना चाहिए, है ना। समय सीमा, यहाँ पे समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी रहता है। लेखन और प्रशासन के बीच, प्रकाशन, यहाँ पर प्रकाशन है बच्चों, लेखन और प्रकाशन मतलब लिखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं, इसके बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना चाहिए। जो मैंने बोला कि लेखन में भाषा सहज हो, सरल हो, है ना, बर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा लिखे ताकि लोग उसे समझ सके। जिस भी भाषा का प्रयोग करें लोगों में समझ आना चाहिए, व्याकरण में शुद्धियां होना चाहिए, कठिन शब्दों का समावेश ना हो और तारतम्यता बनी होनी चाहिए, कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न बच्चों, समाचार के मुक्ता कौन से 6 सवाल होते हैं। समाचार के मुक्ता कौन से 6 सवाल होते हैं। जैसे बच्चों हम किसी से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, हम पूछते हैं कहां जा रहे हो, किसको देना है, कैसे देना है, कब देना है। तो ये कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, किसको, ये सब क्या हो जाता है, समाचार लेखन की प्रकार, एक प्रकार से हम ककार कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आपने कहा क्या देना है, जैसे यहां पर देखो पहला हो गया क्या देना है, कौन आया है,
कहाँ देना है, कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। तो कितने हो गए बच्चों? 6, 1 2 3 4 5 6। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार, या कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने के लिए समाचार लेखन जरूरी रहता है। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, करुण रस। करुण रस का उदाहरण आपको अपने से लिखना है। बाकी मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं कि जैसे आप लोग किसी भी रस की परिभाषा दे रहे हो, जैसे श्रृंगार रस का ही देते हो बच्चों, तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहां पे श्रृंगार रस होता है। जैसे आप करुण रस दोगे बच्चों, तो करुण रस का शोक होता है, तो सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पे करुण रस होता है। ऐसे आप किसी भी रस का उदाहरण दे सकते हो बच्चों, किसी भी रस का उदाहरण दे सकते हो। जैसे आप लोग दे दो वीर रस का, तो सहृदय के हृदय में वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है बच्चों, सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग होता है, वहां पर अपना वीर रस होता है। ओके, चीजें क्लियर पर बच्चों? तो इस तरीके से करुण रस का आप लोग है ना परिभाषा दे सकते हैं। सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव संयोग होता है, वहां पे करुण रस होता है। एग्जाम्पल आपको स्वयं करना है बच्चों, एग्जाम्पल आपको स्वयं करना है। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? विरोधाभास, ऐसा लगे कि विरोध हो रहा हो जबकि वास्तविक विरोध ना हो, उससे विरोधाभास अलंकार। किसी काव्य संग्रह को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है विरोध हो रहा है जबकि वास्तविक विरोध ना होता हो बच्चों, वो आपका विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुराग की चित्त को गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। जैसे जैसे बूढ़ापन आता है, श्यामलता बढ़ती जाती है, उतने उज्जवलता होती। क्या कोई काला होगा तो क्या उज्जवल होगा? बिल्कुल विरोध है ना, लेकिन ये विरोध नहीं है, ये वास्तविक विरोध नहीं है, ये केवल दिखने में कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी भगवान श्री कृष्ण जी को बोलते जैसे श्यामलता आती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी चमक बढ़ती जाती है। उज्ज्वलता का मतलब चमक बढ़ती है। तो श्री कृष्ण जी के बारे में बात की जा रही है तो उनकी वास्तविकता में चमक बढ़ती है, विरोध तो। लेकिन शब्द ऐसा लगता है कि कोई बुढ़ा होता जा रहा है, और बुढ़ा होता जाता है श्यामलता भाई उज्ज्वलता होती है, सारा काला होता जा रहा है, उज्जवल कैसे होगा? तो ये लगने में विरोध लग रहा है, लेकिन वास्तविक में विरोध नहीं होता बच्चों। वो अपना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? विरोधाभास अलंकार। तो ये कौन सा प्रश्न था अपना? प्रश्न क्रमांक बताओ बच्चों। प्रश्न क्रमांक अपना 9 था, है ना, अभी 7 है, यानी 14 प्रश्न हो चुके। 7 और 2 का गुणा क्योंकि अथवा सहित 14 प्रश्न हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, और ये सारे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। आप जो बच्चे नोट्स लेंगे तो इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन इसमें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, मिसप्रिंट है। हालांकि नोट्स में इतने में क्वेश्चन ऐड कर रखा हूं कि इनको मतलब आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो नोट्स में ही सारा चीज समझ रहता है। नोट्स से ही इनको ऐड करके मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। इसलिए कहता हूं बच्चों कि मात्र 100 रुपए यार, एक दिन यदि मार्केट चल जाओगे, 2 दोस्त के बीच में एक चाउमीन भी खा लोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 100 रुपया से इतना बढ़िया नोट्स मिल जाएगा कि शायद आप लोग जीवन में वो 100 रुपया भैया कितना भी खर्च कर लो, लाखों रुपए खर्च कर लो, लेकिन एक अंक एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है। आज यदि आपने मतलब 75 की पढ़ाई कर रखी है, यदि हो सकता है 3 नंबर भी आपके मिल गए, 78 नंबर आ गया, तो वो 3 नंबर के लिए 3 लाख भी खर्च करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो कि नोट्स के 100 रुपए में हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को तैयारी करने के लिए मात्र 100 रुपए खर्च करने के लिए मत सोचो यार, इतना प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगा, जीवन में परेशानी नहीं होगी। देखो बच्चों, सोरठा छंद किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सोरठा छंद, देखो सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। जैसे दोहा बन रहा है, 10वीं में दोहा पढ़ के आओ तो 12वीं में सोरठा बन जाएगा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। पहले और तीसरे यानी विषम चरण में, विषम चरण में बच्चों विषम यानी 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में दूसरे और चौथे में बच्चों सम चरण में, सम चरण में किसमें? सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 13-13 मात्राएं होती है बच्चों, ठीक है। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बने करहूं अनुग्रह सोई, है ना, बुद्ध शुभ गुण सदन। तो ये आप लोगों को याद रखना, जो सुमिरत सिद्धि होई, सिद्धि लिखा है ना बच्चों, सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करत अनुग्रह सोई बुद्धि शुभ गुण सदन। अब जैसे कुछ बच्चे सोरठा छंद याद करके रखें, सोरठा छंद का एग्जाम्पल उनको ऐसा जो उनसे याद है, तो फिर जरूरी नहीं कि इसको आप याद करो, जो आपसे बन रहा है उसी को याद करो, जो नहीं बन रहा है तो फिर भाई आप लोग इसे याद कर लो। अभिधा व्यंजना लक्षणा, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता अभिधा, दूसरा व्यंजना, तीसरा लक्षणा। अभिधा व्यंजना लक्षणा, क्या? अभिधा व्यंजना लक्षणा, उसमें से अपना अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे गाय दूध देती है, हमने सीधा सीधा वाक्य का अर्थ समझ लिया कि हाँ गाय दूध देती है। तो जब किसी वाक्य को, किसी काव्य को हम पढ़ते हैं और सीधा सीधा उसका वास्तविक अर्थ समझ में आता है, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। गाय दूध देती है, हाँ भाई गाय दूध दे रही है, सीधा सीधा समझ में आ गया। लेकिन लक्षण वह मूर्ख है
वह मूर्ख है। वास्तव में वो मूर्ख ना हो, लेकिन मान लीजिए वह गधा है, वो बोलती है गधा है। क्या कोई व्यक्ति गधा हो सकता है, लेकिन उसका लक्षण गधा जैसा है, तो वहां लक्षणा हो जाता है। समझ में आई बात? वह गधा है, कोई गधा होता नहीं है, कोई गधा होता नहीं है, लेकिन उसकी तुलना गधा से कर दी गई कि वो गधा है। और जब गधा कह दिया गया, वो क्या है? गधा है, तो बताओ कोई गधा हो सकता है? तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति आ जाता है बच्चों। तो अभिधा में तो सीधा सीधा जैसा वाक्य वैसा अर्थ, सीधा सीधा संबंध, वह अभिधा शब्द शक्ति होता है। मुहावरा क्या है बच्चों? मुहावरा वाक्य का एक छोटा सा भाग है जो कि वाक्य के साथ जुड़ करके वाक्य का अर्थ बदलता है। लेकिन लोकोक्ति जो है बच्चों अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, इसमें किसी वाक्य को जोड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों की उक्ति, जब एक किसी शब्द को बड़े क्षेत्र में बोले जाने लग जाए उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। लोगों की उक्ति बन जाए, किसी बात को समझाने के लिए कोई एक ऐसा शब्द जो अधिक से अधिक लोगों तक उसको प्रयोग किया जाए, वो लोकोक्ति कहलाता है। ठीक है। जबकि बच्चों हम मुहावरे की बात करते हैं, एक छोटा सा वाक्यांश जो वाक्य में जुड़ करके पूर्ण होता है। अपने आप में पूर्ण नहीं होता है जब तक वाक्य में न जुड़े। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होता है। दो अंतर याद करना है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, एक छोटा सा भाग होता है। मैंने आपको बताया लोकोक्ति लोक प्रचलित उक्ति है, लोगों में प्रचलित उक्ति है। जब एक छोटा सा वाक्य या कोई कहावत है तो उसको बड़े से क्षेत्र में लोगों के द्वारा बोला जाता है, वो लोगों की उक्ति बन जाती है। जो भूतकाल का लोक अनुभव होता है, यानी पहले जो भी कोई घटना घटी तो उससे संबंधित अनुभव तत्व होता है, वो लोकोक्ति कहलाता है। जबकि बच्चों मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, मतलब उस शब्द कुछ और होता है, उसका अर्थ अलग निकलता है, इसलिए मुहावरा प्रसिद्ध होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, मतलब लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं करते, जो कहते हो लिख करके बोल देते हैं। लेकिन बच्चों जब मुहावरा में इसका प्रयोग, मुहावरा जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। समझ में आया? प्रश्न आपके कितने हो गए? 9। 9वां प्रश्न चल रहा बच्चों, है ना? चलिए चीजें क्लियर है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखना बच्चों, निपात शब्द क्या है? कोई ऐसा भाग, कोई भी काव्य संग्रह का एक छोटा सा भाग जिसको जोड़ देने से उस पर जोर मिल जाए, उसमें ताकत मिल जाए, उस वाक्य को ऊर्जा मिल जाए। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए और बोल दे भैया तुम्हें भी स्कूल जाना चाहिए, भी शब्द वहां ताकत दे दिया। तुम्हें पुरस्कार तो मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा टीचर आया, ए बाबू तुम्हें भी पुरस्कार मिलना चाहिए, तुम भी विद्यालय डेली आते थे, टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, पढ़ते भी अच्छे थे, तुम्हें भी मिलना चाहिए, तो वहां पे जोर मिल गया। मतलब एक छोटा सा ऐसा बात अतिरिक्त भार देने के लिए एक शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं, वो शब्द बच्चों आपका निपात शब्द कहला जाता है। यानी जिस शब्द को वाक्य में प्रयोग करने से उसका थोड़ा सा क्या भाव उत्पन्न हो जाए, उसका थोड़ा सा ताकत बन जाए बच्चों, वो अपना क्या कहलाता है? निपात शब्द कहलाता है। जिसके प्रयोग से किसी भी वाक्य में जोर उत्पन्न हो जाए, यानी ताकत मिल जाए बच्चों, निपात शब्द करना। जैसे तुम्हें आज तक रुकना नहीं पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, है ना? तुम तक जहां पर देखो ना, तुम्हें आज तक क्या हो गया? निपात शब्द हो गया। तो तुमने हद कर दी, तुमने तो हद कर दिया, तो शब्द निपात, यहां पे जोर मिल गया, ताकत मिल गई बच्चों। ओके चलिए, बाकी अपना नोट्स व्हाट्सएप नंबर तो आपको मिल ही गया है, 100 रुपए में नोट्स मिलता है बच्चों। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 968529 ओके चलिए, अगला जो प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध करना है। वाक्यों को शुद्ध करना है। ईश्वर के अनेकों नाम है, तो इसका हो जाएगा ईश्वर के अनेक नाम है। ईश्वर के अनेकों नाम नहीं, ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए, देखो यहां पे दो चीजें, केवल भी चाहिए और मात्र भी चाहिए, है ना? तो एक ही, तो केवल को हटा दो, मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए, मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए। तो भैया आप लोग दोनों ना लगाओ, मुझे केवल हटा दो, मात्र 20 रुपया चाहिए। वाक्य का शुद्धिकरण, तो मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए। ओके चलिए, अगला प्रश्न यहां पे वाक्य परिवर्तन करना है। जैसे बच्चों शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। देखो भाई यहां पर प्रश्नवाचक बनाना है, तो बोल दो क्या शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं? क्या जोड़ दो, बस हो गया। 15 वर्ष बीत गए, है ना? ओह अरे 15 वर्ष बीत गए, विस्मय सूचक बनाओ, अरे 15 वर्ष बीत गए, वाह। तो अरे जोड़कर बच्चों क्या? अरे, और यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे लिखे नहीं है 15 वर्ष बीत गए, अरे 15 वर्ष बीत गए, ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा करना है। ओके चलिए, अगला जो प्रश्न है बच्चों, जेब के भरे होने और मन के खाली होने से मन की क्या दशा होती है? जेब के भरे होने और मन के खाली होने, अपने जेब में खूब सारा पैसा लेकर के मन में किसी प्रकार से उद्देश्य बिना जब बाजार चले जाते हैं तो आप अनावश्यक चीजों को खरीद लेते हैं,
है ना, और बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये चीज है बच्चों। देखो, जब जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन नहीं मानता, वह चाहता है तो ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, और अनावश्यक और आरामदायक है ना मालूम होता है, और बिना काम का चीज वस्तु को खरीद लेता है। यही बाजारवाद है बच्चों। आप लोग जब बाजार दर्शन चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से देखते हो कि जब हम बाजार जाते, आज जैसे हमने बाजार गया, बाजार जाने पर हमारा उद्देश्य नहीं तो चले गए, बस हो गए, पहुंचे वहां। अब पैसा तो जेब में है तो लगेगा यार ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, चलो ये घर के लिए ले जाते हैं, घर में ये चीज नहीं है। और जब हमारे पास पैसे कम है और फिक्स भी है कि इतना ही चीज हमें खरीदना है, तो फिर वो बाजारवाद को बढ़ावा नहीं देता। बाकी यदि आपके पास पैसे हैं, बिना है ना उद्देश्य के बाजार चले गए, तो फिर आप लोगों को वहां पर बाजारवाद को ही बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अनावश्यक चीजों को खरीदेंगे और अनावश्यक चीजों को खरीदेंगे जो कि किसी वैल्यू का नहीं रहता बच्चों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही क्या होगा? अरे भाई देखो, ढोलक की थाप बजेगी, है ना, ढोल नगाड़े बजेंगे और लोग के मन में उमंग आ जाएगी। सब लोग कुश्ती लड़ने के लिए अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही बाजे बजने लगे। बाजे बजने लगे मतलब ढोल नगाड़े बजने लगे। दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकान बंद करने के दौड़े चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकान में दुकानदारी बंद करे दौड़े चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। मतलब भाई चांद सिंह की कुश्ती देखने के लिए जितने भी हाट बाजार के लोग हैं सब दुकान कान बंद किए, और जैसे राजा का आज्ञा मिला ढोल नगाड़ा शुरू हुआ, लोग अपने अपने सब काम छोड़ करके है ना लोग दौड़ने लगे, कोलाहल बढ़ गया, है ना। चांद सिंह की जोड़ी कुश्ती लड़ने के लिए आ रही है। इस बात को सुन करके भाई सब लोग एकत्रित हुए और कोलाहल मतलब लोगों के बीच में जो आवाज है वो बढ़ गई और मजा आने लग गया। उत्तेजना सबके मन में ढोल नगाड़े बजने से फैल जाती है। तो कुल मिलाकर के वर्णन किया गया बच्चों कि जैसे ही आज्ञा मिलती है बाजा बजने लग गया, ढोल नगाड़े पिटने लग गए। दर्शकों के मन में उत्तेजना आ गई कि भैया अब क्या है, दंगल का खेल शुरू होने वाला है, कुश्ती शुरू होने वाली है। दुकान बंद करके लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ कैसे रहे? चांद सिंह की जोड़ी कुश्ती में है ना लगे हैं, मतलब चांद सिंह की जोड़ी में कुश्ती होने वाली है। लोगों में शोर शराबा कोलाहल की मात्रा बढ़ जाती है। दुकान बंद करके लोग दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए। सीरीज का पेड़ कब से कब तक फूलता है बच्चों? ये आपको बता दिया गया कि सीरीज का पेड़ है ना बसंत के आगमन से बरसात के पहले पहले तक, यानी वर्षा ऋतु के पहले पहले तक फूलती है। ठीक है बच्चों, सीरीज का पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो बसंत के आगमन के साथ सीरीज का पेड़ लहक उठता है, आषाढ़ तक निश्चित रूप से खिलता रहता है, कभी कभी तो भादों तक भी खूब खिलता रहता है ना बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस प्रकार से नकारा है? देखो भाई, यदि हम कह दें कि महादेवी वर्मा और भक्तिन एक सेवक और स्वामिनी है, तो महादेवी वर्मा कहती है कि मैं स्वामिनी और वो सेवक, जबकि हम उसको कभी भुला नहीं सकते। सेविका का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय तक वो मेरी सेवा करे और उसके बदले पैसा ले, बाद में उसे मैं भूल जाऊं, वो मुझसे भूल जाए, क्योंकि वो पैसे के दाम पे काम की थी, खत्म। लेकिन मैं भक्तिन को कभी भूल नहीं सकती, ना तो कभी छोड़ सकती है, इसलिए मैं सेवक और स्वामिनी संबंध बिल्कुल नकारता हूं, है ना, कि हम सेवक और स्वामिनी नहीं हैं, बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि हमारा उससे इतना लगाव है कि यदि हम सेवक की तरह उसे हम छोड़ना भी चाहें, उसे हम नहीं छोड़ सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। उन्होंने सेवक और स्वामी का संबंध माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उतना लगाव है कि यदि हम सेवक और स्वामी की जैसा बीच में व्यवहार दर्शाएं तो वो हमारे पास संभव नहीं है, क्योंकि भक्तिन से असंतुष्ट होने पर भी वह सेवा से हटा नहीं सकती। उसका कहना है कि इससे हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकते, और भक्तिन भी उसे नहीं छोड़ सकती, है ना। और भक्तिन भी इतना प्रेम व्यवहार दे सकी है, इतना प्रेम व्यवहार लगा ली है कि वो महादेवी वर्मा को छोड़ नहीं सकती। इसलिए सेवक और स्वामिनी यदि हम बोलें तो ये संबंध बिल्कुल गलत है। इस चीज को उन्होंने क्या है, नकारा है। चलिए, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? लेखक के पिता ने, अच्छा लेखक क्या है, बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचिकर थे, पढ़ाई लिखाई में अग्रणी थे, पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उसमें उनके 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद उनके पिताजी ने उनका पढ़ाई बंद करवा दी। सबसे पहले उन्होंने अपने माँ से जिद किया और कि हमें
विद्यालय जाना, हमें पढ़ाई करना है। उनके पिताजी ने कहा चलो ठीक है, तुमको पढ़ना तो है तो कोई बात नहीं है, तुम पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खेत जाकर के खेत का काम निपटाना होगा। सुबह जब खेत जाओगे तो अपना बस्ता झोला बैग जो है लेते जाओगे और खेत में काम करने के बाद उधर से ही विद्यालय चले जाओगे। विद्यालय से आने के बाद आप फिर से बस्ता घर में रखोगे, फिर शाम को काम करोगे। और यदि किसी तरीके से काम किसी दिन भारी पड़ गया, काम ज्यादा हो गया, तो उस दिन तुम्हें विद्यालय अब्सेंट होना पड़ेगा। इन चीजों को शर्तें रख करके विद्यालय जाने के लिए उनके पिताजी ने माने थे और यही शर्त उनका था। अच्छा, पहले के जो लोग होते थे वो ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। जैसे हमारे बाबा जी खुद जो हम हैं, हमारे बाबा जी कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे थे, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेती पर डिपेंड थे। उनका मानना था कि पढ़ाई लिख करके बाहर चल जाओगे, हमारे घर के काम आओगे नहीं, और घर में रहोगे तो घर में भी काम करोगे, अपने माँ बाप को भी भोजन दोगे। ये स्थिति पहले की थी। अच्छा, खुशहाली जीवन था, सुख सुविधाएं, सुख जीवन था, उतना सुविधा नहीं था, लेकिन जितना सुविधा था उसमें खुशी थी। लेकिन आज सुविधा ज्यादा है लेकिन दुख ज्यादा है। जितनी ज्यादा सुविधाएं उतनी ज्यादा दुख के कारण बनते हैं। आज अब देखो, पहले का जो भोजन होता था एकदम शुद्ध देसी होता था, है ना, और किसी प्रकार से रोग उतना ज्यादा उत्पन्न नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में देख लो, घर में यदि 10 सदस्य हैं, 10 में से 5 बीमार हैं, किसी न किसी तरीके से एलोपैथिक या आप लोगों का आयुर्वेदिक या कई प्रकार से जड़ी बूटियां कुछ ना कुछ वो सेवन कर ही रहे हैं। किसी के घुटने में दर्द, किसी के जोड़ों में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी को गैस का प्रॉब्लम, किसी को बीपी का प्रॉब्लम, किसी को शुगर का प्रॉब्लम, किसी को मसूड़े की प्रॉब्लम, सिर का दर्द, मतलब तरह तरह की बीमारियां लोगों में है, व्याप्त है। और पहले ना इतनी दवाइयां होती थी, ना इतना बीमारियां, ना इतनी ज्यादा परेशानी होती थी। खेती कम होता था लेकिन मतलब पौष्टिक चीजें होती थी। अब उसी खेत से हम कितना चीज उगाते हैं। तो यही कारण था कि भाई लेखक जो है, लेखक के जो पिता है वो आनंद को पाठशाला भेजने से कतराते थे और उनका मानना था कि पहले काम करो, इसके बाद आप पाठशाला जाओगे। तो तमाम शर्तें आप यहाँ पर देख सकते हो। लेखक के पिता आनंद को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। जब आनंद कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था तो उन्होंने पढ़ना बंद कराकर उन्हें खेतों में काम करने में लगा दिया था। बालक को पाठशाला भेजते समय उन्होंने कुछ शर्त रखी थी कि भैया क्या रखी थी कि खेत पर जाकर पानी देना होगा, दूसरे काम करने होंगे, है ना, सुबह खेत में जाते समय बस्ता साथ में ले जाना होगा, 11 बजे खेत में जाकर पाठशाला पहुंचो, छुट्टी के बाद बस्ता रखकर खेत में आओ, घंटा भर ढोर चराना, है ना, कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में नहीं जाना होगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। इन शर्तों को मंजूरी मानना तभी पाठशाला जा सकते हो। इसके बाद जो अपना अगला प्रश्न बच्चों, मोहनजोदड़ो के घर की विशेषताएं बताओ। ये आप लोग बताओ कैसा, सड़कें बनी हुई थी, सड़क के किनारे नालियां बनी थी, घर के पीछे आंगन था, है ना, घर में जो है खिड़कियां बनी हुई थी, एक कतार से घर बने थे, है ना। ये सारी चीजें बच्चों देखो जरा। सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में सड़कें बढ़िया पक्की बनी थी, सड़क के किनारे नालियां थी, नालियों के किनारे क्या है मकान बने हुए थे, दोनों ओर मकान बने थे। परंतु सड़कों की ओर घर का पृष्ठ पिछला भाग होता था, मतलब आंगन पीछे की ओर होता था, घर का पिछला भाग। अब क्या है, लोग क्या करते हैं आंगन पोर्च सामने बनाते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था कि जो मेन पोर्च था वो पीछे रहता था और घर का पिछला भाग रोड साइड रहता था। ठीक है, कोई खिड़की नहीं था, खिड़कियों में शायद दूसरे मंजिल पर हो, यानी पहली मंजिल की बात करें तो खिड़की नहीं होती थी, दूसरे मंजिल पर खिड़की रखते थे। बड़े घरों के भीतर आंगन चारों तरफ से कमरों की खिड़कियां जरूर थी, पर छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते थे, मतलब जो घर हैं छोटे बड़े सब होते थे, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ घर का ऐसा सुविधा था। एक कतार में बने रहते थे सारी घरें, इनकी वास्तुशैली लगभग एक सी थी। मुखिया का घर 2 आंगन वाला था, मतलब जो मुखिया होता था घर का उसके घर में 2 आंगन होते थे। एक बड़ा घर भी था जो शायद उपासना का केंद्र होता था, वह 2 मंजिला था। बड़े घरों में छोटे कमरे भी थे, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल में निशान है पर सीढ़ियां नहीं है, खिड़की दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं थे, दूसरी मंजिल शायद सहतीरों, है ना, पर बनाई जाती थी। यहाँ के घर राजस्थान के जैसलमेर के घर जैसे थे। ये तमाम चीजें हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, थोड़ा सा इसको आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। मैंने कई बार बताया, बार बार थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्र छात्रों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नए विषयों को जब हम लिखते हैं,
किसी भी चीज को दे दिया जाता है, जैसे आप लोग जब कॉलेज करते हो तो वहां पर दे देता है कि भैया इस विषय पर आपको लिख के लाना है। तो जब नए विषयों पर लिखते हैं तो लेखन में छात्र के मौलिक अधिकार और व्यक्ति का गुण पनपता है ना, कि अंदर से भाव उत्पन्न होता है कि हम कैसे लिखें कैसे न लिखें। विचारों में तर्कशीलता आती है, तर्क भाव उत्पन्न होता है, बुद्धि कौशल का विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि भाई अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न होती है। जैसे आपको कहीं भी आपको बुलाया गया और अचानक खड़े कर दिया गया, बोले पर्यावरण संबंधित आप 2 मिनट का मतलब अपना भाव व्यक्त कीजिए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, तो वहां पर बोलने की शब्दशैली विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तर्कशीलता, कैसे तर्क देकर के उसको हम समझा सकें, अंदर से विचार व्यक्त होगा, ठीक है। फिर बुद्धि कौशल का विकास, जितने बार किसी चीज को आप बोलते हो, देखो जैसे आप लोगों को मन में लगता होगा ना कि आधी जो एक प्रकार से वक्ता होते हैं वो लगातार क्यों बोलते रहते हैं, वो एक एक घंटा लगातार बोलते रहते हैं। बड़े बड़े नेता होते हैं लगातार, मोदी जी इतना अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका सिर्फ काम बोलना है, बोलने से ही चुनाव में वोट मिलता है। तो नेता इतना अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोलने का ही कला है, जो जितना अच्छा बोलेगा वो उतना अच्छा नेता बनेगा। समझो, आप किसी कर्मचारी को देखो तो उतना अच्छा नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नेता को देखो तो बोलते आना चाहिए। यदि बोलना सीख गया, लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये सबसे अच्छा नेता यही है, लोगों के दिल को जीत लिया बोलकर, तो भैया वही सब कुछ है ना, सब कुछ है। और उसके लिए हम तो अपना जान भी दे देंगे, ऐसे भी लोग तैयार होते हैं। तो नेता में बोलने की शैली, जो बोल सकता है वही नेता बन सकता है। तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से हमारे अंदर कैसे मौलिक अभिव्यक्ति की भाव उत्पन्न होता है बच्चों, तर्कशीलता आता है, बुद्धि कौशल विकास होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? देखो बच्चों क्या बोला है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्य को किसकी सहायता से प्रभावशील, मतलब लोगों को सीधा सीधा इफेक्ट डाले, लोगों के मन में उसका जो बात है सीधा बैठ जाए, वो किस तरीके से प्रभावित होगा, किस तरीके से प्रभावशील बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रंगपच, दृश्य को प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा और अभिनेताओं की भाव है ना गरिमाओं पर प्रभावशील बनाया जाता है। कुल मिलाकर के इसका कहना यह है कि फिल्म की रंगमंच सज्जा, जहां पे हम उसको अभिनय करके दिखाते हैं, वहां का सजावट कैसा है, जो उसको करने वाला है मतलब जो उसका अभिनय दिखाने वाला है उसके अंदर भाव कैसे हैं, ठीक है। साथ में बच्चों है ना, थोड़ा सा कलर डिस्टर्ब हो गया क्या? ओ बाबू, कैमरा भी भाई एंड वक्त में एग्जाम के टाइम में तू भी मत रोना यार, है ना, नहीं तो पता चले तू भी रोने लग जाए। ऐसा नहीं कि तू भी रोने लग जाए, थोड़ा सा कलर ऑटोमेटिक होने लग गया क्या? चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन कहां पे हम उसको रख रहे हैं, इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंच सज्जा पर ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। जो अभिनेता हैं उनकी भी गरिमा कैसी है, कैसे क्या व्यवहार दर्शाते हैं, उन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा कलर अभी तो और लाइटिंग का डिस्टरबेंस है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा अपना। वन मिनट पे बच्चों, दुश्मनी किस चीज से इसकी जानते हो? किससे? स्वेटर से दुश्मनी होगी क्या? चलो अगला प्रश्न है अपना, वीर रस। वाह, क्वेश्चन सिलेक्टेड बच्चों। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दो। वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस यदि कोई अपना कविता पढ़ रहे हैं बच्चों और उस कविता को पढ़ने से अंदर में है ना वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, है ना, और अपने देश के प्रति ओज गुण उत्पन्न हो जाए बच्चों, वहां पे वीर रस होगा, है ना। जैसे बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वीर रस बच्चों क्या होता है कि जब किसी काव्य रचना या वाक आदि को है ना पढ़ते हैं तो उसमें वीर रस यानी एक प्रकार से वीरता का भाव उत्पन्न हो। और वैसे तो वीर का मतलब होता है उत्साह, वीर रस का स्थायी उत्साह। तो जब हम परिभाषा देते हैं रस की, तो सा हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभावन भाव और संचारी भाव संयोग होता है बच्चों, वहां पे अपना क्या होता है? वीर रस होता है। सिंपल, इसका उदाहरण हो जाएगा, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी।
ओके, फिलहाल अभी के इतना ही बच्चों, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा अपना टेक्निकल प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, और आप लोगों को इसमें 80 क्वेश्चन है, नहीं 15 दूना 30 क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया है। आगे चलकर अगला लेक्चर आएंगे, थोड़ा सा मैराथन क्लास लाएंगे, उसमें 1 घंटे 1.5 घंटे का, उसमें खत्म कर देंगे अपना पूरा, है ना। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और बाकी सपोर्ट करने के लिए बच्चों आप लोगों को नोट्स जरूरी है, और नोट्स लेकर के आप प्रॉपर तैयारी भी करो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, और आप भी प्यार भरा कमेंट जरूर करना बच्चों।